हमारे देश में आमतौर पर देश की आज़ादी में महात्मा गांधी की भूमिका को जोर शोर के साथ बताया जाता है। कहा जाता है महात्मा गांधी ने लंगोटी पहन करके, हाथ में लंगोटियाँ लेकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ जो अहिंसात्मक कदम उठाया, भागने के लिए मजबूर हुए और हमारा देश आज़ाद हुआ। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक साधारण सी चप्पल पहनकर, एक साधारण सी साड़ी पहनकर जो पैदल घूम करके जनमानस के बीच में उनकी भावनाओं को समझते हुए, उनके विकास करने की भावना से, उनका उत्थान करने की भावना से, उनकी गरीबी का उन्मूलन करने की भावना से जो निरंतर पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर जनमानस के बीच में भाईचारे की भावना पैदा करने का जो काम करती रही, उस ममता बनर्जी ने 10 लाख का सूट पहनने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री को चारों डंडे चित किया जो देखने में अपने आप में आश्चर्यचकित लगता है। मैं ये कह सकता हूँ, एक ईमानदार ने बेईमान की छाती पर जो है अपने आदर्श त्याग का त्रिशूल ठोक दिया और उसे ये सोचने के लिए मजबूर किया कि फरेब कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, बदमाशी कितनी बड़ी क्यों नहीं हो, चालाकी कितनी बड़ी क्यों नहीं हो, षड्यंत्र कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, एकजुट हो करके कितने भी बदमाश लोग किसी को परेशान करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए कितनी भी कोशिश क्यों न करें, लेकिन आखिर में विजयी वही होता है जिसका ईमान हिमालय की तरह से अड़ग होता है, जिसका इरादा एक मजबूत होता है, जो हिमालय सागर की तरह से गहराइयों में खोया हुआ होता है, जिसके मन पर शिकस्त नहीं आती, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। ऐसी उस ममता बनर्जी एक ही महिला ने, जिसके पीछे पूरा आरएसएस, जिसके पीछे पूरी सरकार, उस सरकार के नुमाइंदे, मंत्री, संतरी से लेकर के जितनी भी उनकी संस्थाएं थी जो राम राज्य की कल्पना कर रही है भारत की धरती पर, एक महिला ने उनको चारों डंडे चित्त करके ये बता दिया कि तुम कितने भी एक हो जाओ, अगर तुम्हारे मन का छल कपट फरेब दूर नहीं होता तो तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी कभी इस भारत की धरती पर राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। साकार करना तो बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, लाशों के ढेर पर बैठकर राजनीति करने वाला व्यक्ति, बड़ी हंसी आती है मुझे इस बात पर कि जिस समय देश में कोरोना फैल रहा था, घंटी बजा रहा था, लोग जो है ढेर के ढेर मर रहे थे, लाशों के ढेर लगे हुए थे, शमशान में जगह नहीं मिल रही थी, उस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री, पूरी सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए पश्चिमी बंगाल में उस चुनाव प्रसार में ऐसे जुटी हुई थी मानो वह कोई बहुत बहुमूल्य जो है शक्ति प्राप्त करने के लिए लामबंद हुए हो या संघर्षरत हुए हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रधानमंत्री के दिल में राष्ट्र के विकास की कोई भावना नहीं है, जिस प्रधानमंत्री के दिल में देश के उत्थान की कोई भावना नहीं है, जो प्रधानमंत्री इतने लाखों लोगों के मर जाने के बाद भी किसी के भी घर पे जाकर के, किसी भी अस्पताल में जाकर के, किसी भी मरने वाले व्यक्ति के पास जाकर के 2 बूंद अपनी सहानुभूति के आंसू नहीं टपका सकता, उससे क्या उम्मीद की जाए कि वो राष्ट्र का विकास करेगा। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, बुद्ध के दर्शन का अनुयायी हूँ। मेरा काम अहिंसात्मक पथ पर चल करके भाईचारे की भावना के माध्यम से देश में एकजुटता लाना है, देश की एकता अखंडता को मजबूत करना है, देश में एक जातिवीर समाज की स्थापना करना है, देश से ऊंच नीच को भगाना है, अंधविश्वास, रूढ़वाद की परिकल्पना को जो ध्वस्त करना है, अनिश्वरवाद, अनातमवाद की धरती पर स्थापना करना है, ताकि मानव राष्ट्र के विकास के लिए सोचे, राष्ट्र के निर्माण के लिए सोचे, राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए मरे। तभी तो ये देश राष्ट्र को विश्व गुरु कहलाएगा, तभी तो दुनिया के लोग यहाँ बुद्ध के दर्शन को जानने के लिए आएंगे। कितना हास्यास्पद है, 3-4 महीने तक इस देश में जितनी बुरी तरीके से तांडव हो रहा है इस कोरोना वायरस का, बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है, शासन प्रशासन इस बात पर जोर दे रहा है मास्क लगाओ, नहीं तो तुम पर जुर्माना होगा। वो भी बगैर मास्क के घर में से निकले नहीं, घर में बैठा है तो भी मास्क लगाओ। यानी जबरन तुम जो लोगों के ऊपर थोप रहे हो, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, जो प्यार से जीते दिलों को वो झुकाते आसमां।
इस धरती पर तुमसे ज़्यादा बड़े बड़े शहंशाह हुए, तुमसे ज़्यादा बड़े बड़े आला बादशाह हुए, जो तलवार के बूते पर पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे। लेकिन मैं ये कहूँगा, जो अपने आप को नहीं जीत सकता, जो अपने पाप को ख़त्म नहीं कर सकता, जो अपने मन की घृणा को दूर नहीं कर सकता, जिसने अपने मन को नहीं जीता, वो दूसरों को क्या जीतेगा। ये दूसरों को जीतने वाले, पहले तुम अपने आप को तो जीतो, अपने आप को तो समझो। तुमने अपने आप को तो समझा नहीं है। तुम 10 लाख का सूट पहनकर, तुम 50 लाख का सूट पहनकर दुनिया को क्या बताना चाहते हो। वो गांधी लंगोटी लगा करके अहिंसा का पुजारी बन के इस देश का राष्ट्रपिता बन सकता है। तुम उसके नाम लेने वाले लोग इतनी कॉस्टली कपड़े पहन करके राष्ट्रभक्त बनने का जो नाटक कर रहे हो, ये देश अब देख रहा है। यहाँ के लोग ये जान चुके हैं कि तुम बहरूपिया हो, नकाबपोश हो। तुम जो धोखा जो दे रहे हो, देश को जो बेचने का काम कर रहे हो, देश के हवाई अड्डों को बेचने का काम कर रहे हो, देश के यानी भविष्य को बेचने का काम कर रहे हो, या कि मशीनरी को बेचने का काम कर रहे हो, या कि बैंकों को बेचने का काम कर रहे हो, इससे कौन सा राष्ट्र उत्थान होगा। आप क्या काम करेंगे? क्या आप सारे देश को बेच करके दलाली की कमाई खाएंगे? क्या आप इस देश को बैठ करके अंधकार में ले जाएंगे? क्या आप इस देश को राग द्वेष की आग में जलाएंगे? क्या आप इस देश के यानी ऊपर बैठ करके लोगों के बीच में सांप्रदायिक जहर फैला करके आपस में महाभारत कराओगे, युद्ध कराओगे, और उस युद्ध के बीच में बैठ करके गीता का पाठ करोगे या रामायण की चौपाइयाँ पढ़ोगे? इससे देश का भला नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश के विभिन्न पार्टी के नेताओं को ये सबक लेना चाहिए कि सारे लोग मिल करके, पूरी सत्ता मिल करके एक महिला के मनोबल को तोड़ नहीं सकते, उसे झुका नहीं सकते। तो कम से कम इन लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए, काश ये विरोध पक्ष के सभी लोग एक मत हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो इस देश की धरती पर डेमोक्रेसी की स्थापना करने से या संविधान को बचाने से कोई रोक नहीं सकता। संविधान ही इस देश को चला रहा है। जिस दिन संविधान के साथ ये खिलवाड़ करेंगे, ये देश ध्वस्त हो जाएगा, गुलाम बन जाएगा। तब कोई दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर पैदा नहीं होगा जो संविधान की रचना करेगा। आज देश की आज़ादी के बाद भी कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति घोड़े पर चढ़ नहीं सकता, बारात में नहीं ले जा सकता, वो अपने बेटे की शादी धूमधाम से नहीं कर सकता। आज भी लोगों के मन में जहर है, जलन है। जो योगी उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल सका, वो जो पश्चिम बंगाल में झंडे गाड़ने के लिए गया था, लेकिन वहाँ देखा कि वो ममता बनर्जी इतने बहुमत के साथ जीती तो चारों डंडे चित्त गिरा। अब उसको मुंह दिखाने की भी जगह नहीं है। कम से कम अपने देश, अपने प्रदेश का भला कर लेता। अपने प्रदेश में जो लोगों की मृत्यु का तांडव हो रहा है, गैस की जो है कमी हो रही है, अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो रही है, लोग मर रहे हैं, लाशों के ढेर लगे हैं, शमशान में जगह नहीं मिल रही है, जहाँ कुत्ते दफनाए जाते हैं वहाँ लोगों को जलाया जाएगा। ऐसे हालात में ये देश यहाँ के शासन प्रशासन से, यहाँ के मंत्री से, प्रधानमंत्री से, यहाँ के राष्ट्रपति से ये पूछ रहा है, ये देश के कर्णधारों, ये देश के चौकीदारों, ये देश को सजग रास्ते पे ले जाने वाले लोगों, ये देश का उत्थान करने वाले लोगों, तुम ये बताओ कौन से मोड़ पे तुम जा रहे हो, कहाँ इस देश को ले जा रहे हो। कम से कम तुम उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करो, ताकि कोरोना वायरस से लोगों को राहत मिले, ताकि तुम जो अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था करो, ताकि लोगों को भर्ती होने में कोई तकलीफ नहीं हो। आप उस दवा की खोज करने की कोशिश करो। या तुम एक दिन चिल्ला रहे, एक तरफ चिल्ला रहे हो, बाहर से आ रहा है वो जो है उसका टीकाकरण जो होगा, बाहर से लोग भेज रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो है उसके बावजूद भी लोग लाखों मर रहे हैं रोजाना। झूठ बोलने की ये जो तुम्हारी भावना है, इसे तो ख़त्म करो। मैं देख रहा था वो बीजेपी का जो प्रवक्ता है जिसको लोग जो है बड़े कहते हैं कि बहुत ही अच्छा होशियार है, जो है वो अंतिम क्षण तक गाल बजा रहा था, हम जीतेंगे, सत्ता हमारी आएगी, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत से जीत रहे हैं, 200 से ऊपर सीट लेके आएंगे। अरे झूठ बोलने वाले लोगों, कितना झूठ बोलोगे। एक दिन झूठ बोलते बोलते जो तुम कपड़े पहने हो ना, उतर के नीचे आ जाएंगे और तुम जमीन पर नंगे दिखाई दोगे। तब लोग तुमको थूकेंगे और पूछेंगे तुमको कि हमने तो ये सोचा था कि तुम राष्ट्र का निर्माण करोगे, हमको क्या पता था कि तुम राष्ट्र विरोधी निकलोगे, राष्ट्र के प्रति गद्दार निकलोगे। तुम उन लोगों को महत्व दोगे जो उस देश को जो है बेचना चाहते हैं, तुम उन लोगों को महत्व दोगे जो बेईमानी में ईमान को कैद करना चाहते हैं। इसीलिए मैं समस्त नेताओं से, देश की जनता से और अपील करता हूं कि आने वाले समय में सोच समझकर कदम उठाओ। देश में अगर राजनीति करनी है
तो डेमोक्रेसी की राजनीति करो, गरीबों की उन्मूलन की राजनीति करो, शिक्षा की राजनीति करो, शिक्षा के विकास की राजनीति करो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के झगड़ों को छोड़कर अच्छे अस्पतालों का निर्माण करने की राजनीति करो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने की राजनीति करो, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक पैदा करने की राजनीति करो, जिससे देश का उत्थान होगा। तुम्हारे थोथे गाल बजाने से न कभी इस देश का भला होगा, न यहाँ की जनता का भला होगा। हाँ, ये जरूर होगा कि तुम्हारे शासनकाल में ये देश भूखा और नंगा और कंगाल हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर के भीख मांगेगा और कहेगा हमें कुछ दे दो खाने को, क्योंकि हमारे देश के नुमाइंदों ने हमें इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है, जिनका काम था हमारी ज़िंदगी का विकास करना, उन्होंने हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए होश में आ जाओ और होश में आने के बाद अच्छा काम करके ऐसा काम करो कि दुनिया के लोग तुम्हारा नाम ले, तुम्हारी प्रशंसा करें कि वास्तविक दृष्टि से भारत की धरती पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए कार्य करने वाले नेता कितने अच्छे हैं, कितने राष्ट्रभक्त हैं, कितने यानी हम गरीबों के हमदर्द है। मैं समझता हूँ यही भावना इस देश को मजबूत करेगी और राष्ट्र मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और संविधान सही मायने में जो दिशा दे रहा है उस पर चल करके हमारे देश का एक ऐसा निर्माण होगा जो दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा।